हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे और अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप वाइज कैसे डिस्कस करेंगे वो जान लेते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, एंड कैसे हम क्रॉप्स को मैनेज कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर द प्रोडक्शन। इस वीडियो एंड तक आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा कि क्या क्रॉप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं, कैसे हम क्रॉप से ग्रेन्स निकालते हैं और फिर उसका स्टोरेज करते हैं। साथ के साथ एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एनिमल हस्बेंड्री के लिए। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे बच्चे को भी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन एवरीवन। सबसे पहले क्रॉप्स। जब हम एक ही जैसे प्लांट्स को एक बड़े स्केल पे कल्टीवेट करते हैं तो उसको कहते हैं क्रॉप्स। अब हम सब अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं, लेकिन हम उसे क्रॉप्स तो नहीं कह सकते। वो तो हमारा हॉबी हो सकता है या फिर हम अपने डेली यूज के लिए एक पौधा लगा लेते हैं। बट जब हम उसी को एक बड़े स्केल पे एक बड़ी फील्ड में लगाएं और उसको कल्टीवेट करें तो हम उसको कहेंगे कि हमने क्रॉप्स उगाई हैं। तो ये डिफरेंस होता है क्रॉप्स में और प्लांट्स में। क्रॉप्स कहने का मतलब जब एक जैसे कई प्लांट्स को हम एक बड़े स्केल पे कल्टीवेट करें। अगर हम बात करें क्रॉप्स की तो हमारे इंडिया के हम जानते हैं कि एक रीजन से दूसरे रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत चेंज है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां होने वाली क्रॉप्स भी क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे पर्टिकुलर टाइम पर एक जैसा टेम्परेचर, एक जैसा सीजन या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो उन क्लाइमेटिक कंडीशंस, उन सीजन्स के बेसिस पे हमने क्रॉप्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्रॉप्स को एक फिक्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो दो कैटेगरीज हमने बनाई, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो जिन क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत है उन्हें ऑब्वियस सी बात है हम रेनी सीजन में ग्रो करेंगे, सो दैट नेचुरल रेन से उन्हें पानी मिले और वो अच्छी से अच्छी ग्रो करें। तो जिन क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जनरली कब आता है, जून से सितंबर के मंथ के बीच में रहता है। तो उसके एग्जांपल्स दिए हैं, पैडी मतलब धान होता है आपका, पैडी, मेज, सोयाबीन, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स जिन्हें ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है तो वो उगाई जाती हैं ठंडियों के टाइम पर, जो कि अक्टूबर से मार्च तक होता है इंडिया में जनरली मौसम। और उनके एग्जांपल्स हैं व्हीट, ग्राम, पी, ये सारे हैं जो कि रबी क्रॉप्स कहलाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं जो कि अलग अलग समय पर उगाई जाती हैं। और गर्मियों के टाइम पर क्योंकि हमें ये हरी सब्जियां देखने को मिलती हैं तो हम बोल सकते हैं कि हर सब्जी, हर फल का अपना एक सीजन होता है और वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइम पर उगाए जाते हैं उनके मेन रिक्वायरमेंट्स या फीचर्स के बेसिस पर। अब बात आती है कि क्या क्या प्रैक्टिसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रैक्टिसेस कहने का मतलब होता है बच्चे कि हम जब कोई काम शुरू करने जाते हैं तो हमें किस किस बातों की नॉलेज होना जरूरी होता है और हम किस स्टेप से चलेंगे। तो जब हम खेती करने जा रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए जा रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज को हमें जान लेना चाहिए। पहले स्टेप वाइज लिखी है मैंने यहाँ पर। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, आप सबने देखा होगा, अगर आप कुछ दिनों के लिए गर्मियों के दिनों में अपने घर से चले जाते हैं तो आपके जो घर के पौधे हैं उनके गमलों में जो मिट्टी थी वो बीच में से क्रैक हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। तो क्या क्रैक्ड और ड्राई मिट्टी में पौधा ग्रो करेगा?
बिल्कुल नहीं। तो हमें उसको क्या करना होगा, अगर खेतों में भी ऐसी मिट्टी हो गई है तो हमें पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, उसके क्रम्स को तोड़ना होगा, उसके बहुत ही सॉफ्ट बनाना होगा पाउडरी फॉर्म में, उसमें से कंकड़ पत्थर अलग करने होंगे ताकि वो पानी अब्सॉर्ब कर सके और प्लांट उसमें इजीली फर्म होकर के सॉइल में मिक्स हो सके, या आप बोल सकते हैं बाइंड कर सके वो सॉइल को, तो ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो सके। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्न करते हैं सॉफ्ट पोर्शंस में, उस प्रोसेस को टिलिंग या प्लफिंग कहते हैं। अब जो सॉइल है उसको ये सारे काम करने के लिए, मतलब कि सॉइल को सॉफ्ट एंड आप बोल सकते हो उसको लूज करने के लिए हम हाथों से तो कर नहीं सकते हैं, तो कुछ इम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। वो इम्प्लीमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे। सॉइल को अच्छे से प्लफ करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट्स चाहिए वो अभी हम जान लेते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की। जब हम खेती करने जा रहे हैं तो हमें कुछ औजारों की ज़रूरत होगी ताकि हम अपनी सॉइल को भी लूज़ कर सके, टर्न कर सके। सॉइल को लूज़ करना और टर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, यह हमने पढ़ा अभी। अब क्या होगा, जब हमें बीज बोने हैं तो उससे पहले हमें अपनी सॉइल को लूज़ और टर्न करने के लिए जिन जिन औजारों की ज़रूरत होगी हम वो देख लेते हैं। जैसे पहला दिया हुआ प्लफ, इसको हिंदी में हल कहते हैं। अब इसके क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे, एक प्लफ शाफ्ट और एक प्लफ शेयर। प्लफ शाफ्ट जो है वो लकड़ी से बना हुआ वो पोर्शन होगा जो बाहर रहेगा, जिसे एनिमल्स पुल करेंगे, और प्लफ शेयर वो पोर्शन होगा जो कि सॉइल के अंदर जाएगा सॉइल को लूज करने के लिए, और ये आयरन का बना हुआ रहेगा। दूसरा है हो, ये क्या होगा, इसको हिंदी में कुदाल कहते हैं। इसके मेनली दो काम होते हैं, ये आयरन का और लकड़ी का बना हुआ रहता है। इसको हम वीड्स हटाने के लिए भी यूज करते हैं, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड्स वो होते हैं जिन्हें हमने उगाया नहीं था बट वो हमारी क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, उनको हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। साथ के साथ सॉइल को लूज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लूज करने का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े क्रम्स हैं सॉइल के, उसको तोड़ करके पाउडरी फॉर्म में सॉइल को कर देना। जो मिट्टी ड्राई हो गई है उसको गीला करना, नीचे की जो सॉइल है उसको ऊपर लेके आना, टर्न करना, ये सारे काम करना हमें सोइंग से पहले जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, ये मॉडर्न तरीका है या मॉडर्न औजार बोल दो आप इसे, जिसमें कि टाइम और लेबर दोनों बचते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ में जो हमारा कल्टीवेटर है उसको लगा दिया जाता है, और जब ट्रैक्टर ड्राइव किया जाएगा तो वो कल्टीवेटर पूरी सॉइल को, पूरा जो फील्ड है उसको, सॉइल को लूज कर देगा। आपको डायग्राम देख करके आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि एक साथ सिर्फ एक ही आदमी सारे काम को कर सकता है, जबकि प्लफ और हो को लगाने के लिए या चलाने के लिए एनिमल्स और ह्यूमन दोनों का लेबर चाहिए होता है। तो आई होप आप सबको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स समझ में आए होंगे। कहीं ना कहीं पौधे उगाए होंगे, बीज डाले होंगे, चाहे गमले में डाले हों या अपने घर में किसी भी तरीके से। तो हम देखते हैं कि जब हम बीज खेतों में फैलाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि अगर हमने अच्छे बीज नहीं लिए हैं तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बीज जो हमने लिए हैं वो अच्छे हैं या नहीं है? तो बीज लेते वक्त अगर हम पानी में बीज को डालें और अगर वो बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं उस कंटेनर के पानी में, तो इसका मतलब कि वो बीज भारी थे, क्योंकि जो चीजें भारी होती है वो पानी में बैठ जाती हैं। अब अगर वो पानी में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब वो हेल्दी सीड्स हैं और वो अच्छी फसल देंगे। लेकिन अगर सीड्स ऊपर तैरने लगते हैं, इसका मतलब उसमें कीड़े लग गए हैं और वो अंदर से खोखला हो गया है। हमने पढ़ा हुआ है ना 7th क्लास में कि जो बीज होता है उसके पास अपना खुद का फूड होता है। अब जब उसका फूड है ही नहीं तो वो खोखला हो गया है, तो वो अच्छी उपज, अच्छी फसल कैसे देगा? तो ये तरीका अच्छा है कि हम फसल के लिए जो बीज लेने जा रहे हैं उसको हम कैसे सिलेक्ट करें वो देख सकते हैं। इसके अलावा अब कैसे हम बीजों को बो सकते हैं, तो जो ट्रेडिशनल वेज हैं वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। 2 एनिमल के साथ में उनको आगे ले जाया जा रहा है। एनिमल्स के पीछे हमने क्या किया है, एक फनल जोड़ दिया है, एक जिसके थ्रू हम सीड्स डालेंगे, और जैसे जैसे एनिमल्स जो हैं वो आगे जाएंगे उस पाइप के एंड से क्या हो जाएंगे, सीड जगह जगह
फैल जाएंगे। अब वो पाइप से कैसे फैल जाएंगे सीड्स सॉइल के अंदर, क्योंकि जो पाइप्स हैं उनके एंड पे नुकीले एजेस है, शार्प एजेस है, वो सॉइल में छेद करेंगे। उस छेद करने के साथ साथ ऊपर से क्या आ जाएगा, एक बीज आ जाएगा और जाके सॉइल में एक प्लेस्ड हो जाएगा और फिर वो वहां ग्रो कर सकता है। ये तो हो गया पुराना तरीका, क्योंकि इसमें 2 लोग लग रहे हैं, काफी टाइम लग जाता, क्योंकि एक बार में सिर्फ 2-3 बीज जा सकते हैं, तो ये बहुत लेबर लेता था, बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और टाइम भी। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हमने सीड ड्रिल यूज किया। सीड ड्रिल में आप देख सकते हैं वैसे ही है, इसको एक ट्रैक्टर में बांध दिया जाता है लगा करके, और फिर जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर बहुत तेज चलेगा, इसको एक इंसान ड्राइवर चला सकता है, उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, और हर जगह इक्वल दूरी पर क्या लग जाएगा, सीड जो है वो सॉइल में प्लेस हो जाएंगे। अब इक्वल दूरी की नीड क्यों है, अगर हम बराबर डिस्टेंस नहीं रखेंगे सीड्स में तो क्या होगा, एक साथ रखने की वजह से सीड्स क्या हो जाएंगे, या तो कुछ सड़ जाएंगे या फिर कुछ की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो सीड्स को बराबर दूरी पर लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि सबकी ग्रोथ इक्वल एंड अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि प्लांट्स में जो अगर हम क्रॉप्स उगाते हैं खेतों में अपने, तो हमें सीड्स को बराबर दूरी पे रखना होगा, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना होगा, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको सभी को अच्छी लाइट, अच्छे न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल सके। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमने बोला कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स 2 तरीके के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब जो कम मात्रा में चाहिए और मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। एग्जांपल्स दिए हुए कुछ माइक्रो के, जैसे आयरन, मैंगनीज, ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और मैक्रो मतलब कि जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब देखिए कुछ न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट्स खुद ही ऑब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, लेकिन कुछ जो है वो उसे नहीं मिल पाएगा, तो वो कहाँ से लेगा, सॉइल से। अब अगर हम लगातार क्रॉप्स उगाते चले जाएंगे तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी तो खत्म हो जाएंगे, तो हमें उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिप्लेनिश करना होगा, और उसके लिए जो फार्मर है वो क्या यूज करता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिसे कि प्लांट्स एनिमल के वेस्ट से बनाया जाता है, जैसे गाय का गोबर हो गया, कुछ प्लांट्स सड़ गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इन सब से। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इन्हें फैक्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में बनाया जाता है केमिकल्स का यूज करके, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, वो केमिकल्स हैं जिनका यूज करके प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है, ताकि जो फसल है उसकी उपज अच्छी हो। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है, ये देख लेते हैं। तो फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक है क्योंकि उसे लैब में बनाया गया है। मैन्योर क्या है, नेचुरल है, क्योंकि हम इसे ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट, इससे बना सकते हैं। मैन्योर को हिंदी में खाद कहते हैं और फर्टिलाइजर्स को उर्वरक कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, खाद हम खुद बना सकते हैं खेतों में, बट फर्टिलाइजर्स, उर्वरक हम नहीं बना सकते। जो फर्टिलाइजर्स हैं फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस नहीं होगा। हमने 7th क्लास में पढ़ा है ह्यूमस के बारे में। सॉइल में ह्यूमस होता है ना, जो प्लांट को इनिशियल ग्रोथ देता है ताकि वो जल्दी ग्रो करे। जबकि अगर हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर के अंदर बहुत ह्यूमस होता है। फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ज्यादा होते हैं, जबकि इसमें उसके कंपैरिजन में मैन्योर्स के पास फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स काफी महंगे पड़ते हैं, खरीदना पड़ेगा इन्हें, जबकि मैन्योर्स हम खुद भी बना सकते हैं और ये सस्ते भी पड़ते हैं। अगर हम खुद खरीदने भी जाएं तो खाद सस्ती पड़ती है। जो फर्टिलाइजर है इसके एग्जांपल दिए हुए हैं यूरिया एंड पोटैश, और मैन्योर्स के एग्जांपल सनहैम, सस्बेनियम, ये दिए हुए हैं। अब मैन्योर्स के क्या फायदे हैं फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो पहला ये कि अगर आप अपने फील्ड में ज्यादा मैन्योर यूज करोगे तो जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो पानी ज्यादा देर तक सोख के रखेगी, तो प्लांट को बार बार पानी आपको देने की नीड नहीं पड़ेगी। साथ के साथ सॉइल पोरस हो जाती है। पोरस होने का मतलब होता है छेद छेद से हो जाना, जिसकी वजह से सॉइल में बराबर एयर जाती रहेगी और प्लांट को इजीली एयर मिल जाएगी।
साथ के साथ उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स भी रहेंगे, अर्थवर्म्स भी रहेंगे, बैक्टीरिया भी रहेंगे अगर ह्यूमस होगा तो, क्योंकि हम सबको पता है एनिमल या प्लांट वेस्ट को आप बोल सकते हो डीकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स होते हैं, तो वो रहेंगे। साथ के साथ जो सॉइल है उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा, मतलब उसका आप बोल सकते हो कि फर्टिलिटी पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये उसके फायदे हैं मैन्योर्स के। अब बात आती है कि अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो क्या होगा। तब ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजर्स क्या हैं, केमिकल्स हैं। अगर हम इसका यूज ज्यादा करेंगे इन केमिकल्स का, तो जो हमारी क्रॉप है, जो उसकी फील्ड है, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और बारिश आई या हमने पानी डाला फील्ड पे, तो वो उसके थ्रू उन केमिकल्स को बहा करके कहाँ ले जाएगा, नदियों में, और जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होगा और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है और हमें फर्टिलाइजर्स को भी अवॉइड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए अपनी फील्ड को खाली छोड़ दे, फार्मर्स ऐसा करते हैं, 2 क्रॉप्स उगाने के बीच में कुछ टाइम फील्ड को खाली छोड़ देते हैं। या फिर हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होगा, मैंने एक बार एक ऐसी फसल उगाई जिसको कुछ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, अगली बार मैं वो फसल उगाऊंगी जिनमें उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होगी जो पहले थी। तो क्या होगा, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो गए और सॉइल की फर्टिलिटी पावर भी मेंटेन रही। ये तरीका होता है कि हम फर्टिलाइजर्स का यूज भी कम करें और हमारी जो सॉइल है वो भी हेल्दी रहे। फिर बात आती है इरिगेशन की। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, मतलब कि क्रॉप्स तक पानी पहुंचाना एक इक्वल इंटरवल पे। ये नहीं कि हमेशा पानी देते रहें, जब मन किया तब पानी दे दें, ऐसा नहीं। एक इक्वल इंटरवल फिक्स किया जाता है ताकि क्रॉप्स को पानी लगातार मिलता भी रहे और वो ड्राई भी ना हो। अब उसके लिए क्या होता है, अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहले कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते थे जिसमें कि एनिमल्स का यूज होता था या ह्यूमंस, फार्मर्स खुद ही पानी डाला करते थे खेतों में। तो उसमें क्या होता था बच्चे कि हम जब पानी खुद डालते हैं बकेट का यूज करके या फिर किसी दूसरे तरीके के टब्स का या ट्यूबवेल्स का यूज करके, तो उससे एक साथ बहुत सारा पानी चला जाता था फील्ड्स में। और उसमें क्या होता था कि कई बार पानी की धार तेज होने की वजह से क्रॉप्स कमजोर हो जाती थी। उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि पानी वेस्ट भी हो रहा था, हमने क्या किया, कुछ मॉडर्न वेज शुरू किए, उनको यूज करना शुरू किया अपनी लाइफ में। स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। मैं आपको अभी इसको पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स दिख रहे हैं आपको, ढेकली, चेन पंप, राहत, मोट। इन सब में अगर आप देखो तो जो ह्यूमन लेबर है वो काम कर रहा है ना, या फिर एनिमल्स काम कर रहे हैं, और एक साथ बहुत सारा पानी फील्ड्स में जा रहा है जिससे कि पानी की वेस्टेज भी हो सकती है और साथ के साथ क्रॉप्स के ऊपर इकट्ठे इतना पानी जाएगा तो क्रॉप्स वीक भी पड़ सकती हैं। हमने ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किया। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, क्रॉप्स के साथ साथ पाइप्स गई हुई हैं, आप देख रहे हो, और एक मेन पाइप से हमने उसको ज्वाइन कर दिया। अब मेन पाइप से जैसे पानी ऑन किया जाएगा, उन पाइपलाइंस जहां जहां पौधे लगे हैं उन सभी के बेस में, रूट्स में एक एक ड्रिप पानी जाने लगेगा, ड्रॉप के साथ पानी जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको ड्रिप सिस्टम कहा, क्योंकि सभी को एक साथ एक टाइम पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिल रहा है। वहीं दूसरा स्प्रिंकलर में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना कि अगर आप देखो हर क्रॉप के पास जो पाइप है वो हल्की सी वर्टिकली उठी हुई है, तो वो फवारे निकालेगी वहां से। जब फवारे निकलेंगे, एक मेन पाइप से पानी आया और हर क्रॉप के पास फवारे निकलेंगे, तो हर क्रॉप को इक्वली एक साथ पानी मिल जाएगा। तो ये मेथड्स इजी भी थे और वाटर का वेस्टेज भी कम था इसमें, इसीलिए इनको आज के टाइम पर यूज किया जाता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं वीडिंग की। वीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम वीड्स को, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हटाने का काम करते हैं। अनवांटेड प्लांट्स क्यों कहा हमने इन्हें, क्योंकि ये वो प्लांट्स है जो कि हमारी क्रॉप्स के साथ अपने आप उग गए थे, हमने इन्हें उगाया नहीं था। जैसे आप घर में पालक, साग ये सब लेकर के आते हैं तो बीच में घास आ जाती है, हमने अब या फार्मर ने घास उगाई तो नहीं थी लेकिन वो अपने आप उग जाती है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अपने आप फील्ड में उग जाते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं।
हैं और उनको रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारी क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट लेंगे और हमारी क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। साथ के साथ जो वीड्स होते हैं वो कुछ इंसेक्ट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या ये बोलो कि जहाँ पे वीड्स होंगे वहाँ इंसेक्ट्स भी आएंगे, कुछ पेस्ट आएंगे। तो अगर हमने उन्हें नहीं हटाया तो उनके साथ साथ हमारी फसलों पे जो ग्रो करेंगी भी उन पे कीड़े लग जाएंगे या फंगस लग जाएगा, जिससे कि वो खराब हो जाएंगी। तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला है केमिकल मेथड का यूज करके कि हम अपनी फसल के ऊपर, अपने पूरे फील्ड पर केमिकल्स का छिड़काव कर दें, जो जनरली फार्मर्स करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इनका छिड़काव कर दिया जा सकता है। कुछ नाम दिए हुए मैंने आपको यहाँ पे, डीडीटी, बीएचसी, जिंक फॉस्फोराइड। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके फार्मर अपने फील्ड को वीड्स से, फंगस से, इंसेक्ट से बचा सकता है। इसके अलावा एक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल नाम बता रहा है कि हम इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि एक फूड चेन में एक एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, तो यहाँ पर जो वीड्स के साथ साथ इंसेक्ट्स आएंगे, उनको खत्म करने वाले उनके दूसरे एनिमीज या फिर उनके दूसरे बायोलॉजिकल एनिमीज को हम फील्ड में डाल देंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो कीड़ा लगा था वो भी खत्म हो जाएगा और जिस नए कीड़े को हमने डाला था या नए आप बोल दो कि पेस्ट को डाला था, वो क्या करेगा, पुराने वाले को खा करके अपना आप बोल सकते हो कि उसकी फीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उस वजह से हमारी जो फील्ड है वो भी उन पेस्ट के हमले से बच जाएगी और हमारी क्रॉप्स जो होंगी उन पे वीड्स का कोई हमला या उनसे उसको कोई खतरा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग की। तो अब हमने सारी प्रैक्टिसेस कर ली। अब बात आ गई कि हमारी फसल तैयार हो गई है और अब हमें अपने फसल की कटाई करनी है। तो जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, कटिंग की जाती है और कटिंग करके उसको इकट्ठा किया जाता है और इसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है कि जब फसल को काटा जाएगा और काट के उसको फील्ड में इकट्ठा किया जाएगा तो वो हार्वेस्टिंग हो जाएगा। अब हार्वेस्टिंग पहले क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ना ही इतने औजार हुआ करते थे, तो जो ट्रेडिशनल वेज थे वो हुआ करता था कि हम वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो हैंड सिकल्स, जिन्हें हसुआ कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके फसल को काटा करते थे। लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता था फार्मर को, तो नए तरीके अपनाए गए जिसमें कि अब मशीन का यूज किया जाता था। ये भी क्या होता है, ट्रैक्टर ड्राइवन है, ट्रैक्टर चलेगा, साथ ही साथ पीछे से फसल कटती चली जाएगी। तो एक इंसान एक दिन में काफी सारी फसलें काट सकता है और इसको कहा जाता है कि वो हार्वेस्टर्स का यूज करेगा, क्योंकि हार्वेस्ट कर रहा है, हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई करना। तो हार्वेस्ट करने के लिए जिस मशीन का यूज किया जा रहा है उसको हार्वेस्टर कहा जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता था, आप सबने देखा होगा, फसल तो काट ली हमने, लेकिन हमें पूरी फसल थोड़ी चाहिए थी, हमें तो फसल के अंदर के बीज चाहिए थे। मान लीजिए गेहूं की फसल है तो हमें गेहूं के बीज चाहिए, तो अब गेहूं की उस पूरी फसल में से हमें उसके बीज अलग करने हैं। तो उस क्रॉप में से, मैच्योर्ड क्रॉप में से हमें ग्रेन्स को अलग करना है। उस प्रोसेस को करने के लिए भी हमने मशीन लगाई, जिसको कि हमने क्या कहा, थ्रेशिंग कहा। और उस थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए हमें थ्रेशर चाहिए था। तो पहले क्या होता था, मैकेनिकल थ्रेशर्स अलग होते थे, हार्वेस्टर्स अलग होते थे, बट आज के टाइम में दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, जिन्हें कि कंबाइन कहा जाता है। और वो क्या होता है, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब ट्रैक्टर चलता है तो फसल कटती है हार्वेस्टर से और डायरेक्ट जो है थ्रेशर में जाकर के ग्रेन्स अलग हो जाती हैं और जो भूसा है वो अलग हो जाता है। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, काफी टाइम की बचत हुई। वरना फार्मर पहले क्या करते थे, हाथों से फसल की कटाई करते थे, फिर इसके बाद उसको किसी भारी चीज से पीटते थे उस फसल को, ताकि उसमें से बीज अलग हो जाएं। फिर विनोइंग का प्रोसेस, जिसमें कि हवा के थ्रू ऊपर से गिराया जाता था कुछ, तो जो हल्की चीजें, जो भूसा है वो उड़ जाएगा और जो सीड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो नीचे बैठते चले जाएंगे। तो तब वो अलग करते थे अपने बीजों को और घास फूसे को। तो ये प्रोसेस क्योंकि काफी लंबा था और लेबर भी काफी लगता था, तो धीरे धीरे इनको हमने मशीन से रिप्लेस कर दिया और आज के टाइम पे इनका यूज किया जाता है।
इसके बाद आता है कि अब हमने फसल को काट भी लिया, हमने ग्रेन्स भी अलग कर लिया, अब उसको स्टोरेज में क्या ध्यान देना है हमें? तो स्टोरेज में ध्यान हमें ये देना है कि जो हमारी फसल हमने काटी, उसके काटने और ग्रेन्स को अलग करने के बाद उसमें मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें फंगस की ग्रोथ इजीली हो सकती है और जो हमारे बीज हैं, जो हमारे दाने हैं, जो हमारी आप बोल सकते हो अनाज है, वो खराब हो सकते हैं, उनमें कीड़े लग सकते हैं। तो इसका ध्यान रखने के लिए हम उन्हें या तो सूखे नीम के पत्ते डाल करके रख सकते हैं या फिर हम उनमें केमिकल्स का यूज कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से पैक्ड रहें, या फिर हम उन्हें ऐसे कंटेनर्स में रखें जहां पे कि उन्हें इस सारी चीजों का खतरा काफी कम हो। जबकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कोल्ड स्टोरेज में, रेफ्रिजरेटर्स में रख देते हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, सिलोज हैं, ग्रेनरीज हैं। तो अब हमने अपनी फसल को, मैंने अभी बताया कि हमने उसको काट लिया है, उसको हमने खेतों में रखा है, उसके जो ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स को खेतों में कटाई के बाद कुछ दिनों तक इसलिए रखा जाता है ताकि जो भी मॉइस्चर था फसल के बीज में या फिर बीजों में वो थोड़ा बहुत ही रहे, बाकी चला जाए, ताकि वो ड्राई हो जाएगा तो उसका स्टोरेज थोड़ा इजी होगा। तो फिर उन्हें सिलोज में, ग्रेनरीज में स्टोर कर दिया जाता है जितने भी ग्रेन्स होते हैं। जबकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आपको बिना सीजन के भी खाने को मिलते हैं ना, आम आप जाओगे तो मॉल्स में आपको मिल जाते हैं कभी भी, तो वो क्यों मिल जाते हैं, या मटर हो गया, क्योंकि उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रेफ्रिजरेटेड कर दिया जाता है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि वो वहां पे सेफ रहें, स्टोरेज रहे उनका, ताकि वो बाद में भी यूज किए जा सके। अब बात आती है एनिमल हस्बेंड्री की। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ओवरव्यू है इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए। जब हम किसी एनिमल को पालते हैं, पोसते हैं, उसकी केयर करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी हॉबी के लिए नहीं, बल्कि हम उससे कुछ ऑक्यूपेशनल यूज निकालना चाहते हैं, इसलिए तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। और इंडिया में बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है, जो लिवलीहुड है, वो इसी पे डिपेंडेंट है। कुछ लोग दूध बेच करके, कुछ लोग मक्खन बेच के, घी बेच के अपने घर का गुजारा करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अलग अलग एनिमल्स को जब पालते हैं तो वो उनसे रिलेटेड उनकी चीजों को ध्यान में भी रखते हैं और उनकी अच्छे से केयर करते हैं। कुछ एनिमल्स के यहाँ नाम बताए हुए हैं, जैसे मिल्क यील्डिंग एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स, जैसे कि काउ या फिर बुफेलो या गोट, जो कि दूध का काम करते हैं। मीट या फिर एग देने वाले जो एनिमल्स हैं उनके नाम दिए हैं पिग, शिप, गोट, ये हैं। वूल देने वाले या फिर स्किन यील्डिंग, कहीं पे लेदर का यूज भी किया जाता है ना, आपने देखा लेदर के वो आ जाते हैं, बेल्ट आ जाते हैं, जैकेट्स आ जाते हैं चमड़े का यूज करके, तो वो वाले एनिमल्स भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, काउ, बुफेलो, कैमल, ये सारे हैं। इसके बाद है हनी यील्डिंग एनिमल्स। हनी आप सभी जानते हैं, हनी बी से मिलेगा। सिल्क यील्डिंग एनिमल आपने 7th में पढ़ा है, सिल्कवर्म हो गया। पर्ल देने वाले जो व्हाइट वाले मोती होते हैं, ऑयस्टर से मिल जाएंगे। फिश जो है एक मेजर सोर्स ऑफ फूड रहा है इंडिया में हमेशा से, तो यहाँ पर रेयरिंग ऑफ फिश जो है उसको अगर हम बड़े स्केल पे करते हैं तो उसको पिसीकल्चर कहा जाता है, जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में किया जाता है। फिर आता है ड्रॉट एनिमल्स। ये वो होते हैं जिनको कि हम लोड उठाने के लिए यूज करते हैं, जैसे डंकी, म्यूल, हॉर्सेस, इनको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। तो एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग मेथड से मिलते हैं और उनकी जो लाइफ है उनको पालने वाले लोगों की, वो उसी पे डिपेंडेंट होती है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। Thank you so much for watching the video. Please like and share the video if you liked it, if you found it useful, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.